हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज है 12th क्लास की फिजिक्स और चल रहा है बच्चों चैप्टर नंबर 11th जिसका नाम है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। और बच्चों इस चैप्टर का आज रहेगा लेक्चर नंबर 14 यानी 14वां व्याख्यान है बच्चों आज। और आज का टॉपिक रहेगा डेविसन तथा जर्मर प्रयोग, दैट इज डेविसन एंड जर्मर। ये बच्चों आर है, ऐसे बना दें, वो सही नहीं लग रहा, आर है, आप लोग वी न समझ बैठे, कंफ्यूज ना हो इससे। आर में ऐसा बनाता हूँ, जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों इसे क्यों पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पिछले लेक्चर को। हमने पिछले लेक्चर्स में बच्चों यानी 12वें और 13वें लेक्चर में हमने ये देखा कि डी ब्रोगली जब पीएचडी कर रहे थे बच्चों तो 1924 में, कौन सी सन है बच्चों, सन 1924। हाँ एक बात और बच्चों जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक बच्चों को बड़ा बोरिंग लगता है, समझ में नहीं आता है कि सर हमारे कुछ पल्ले नहीं पड़ा। तो चिंता मत करिए, मैंने आज एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की है, मन में एक प्लान बनाया है कि मैं बच्चों को आज ऐसे पढ़ाऊंगा कि बिल्कुल कोई भी शंका, कोई भी डाउट दिमाग में नहीं रहेगा। तो ध्यानपूर्वक एक एक शब्द पर, मतलब ध्यानपूर्वक एक एक शब्द को सुनेंगे, ध्यान देंगे हर बात पर और मन लगा के इस लेक्चर को देखेंगे और सुनेंगे तो बड़ा आनंद आएगा इस टॉपिक में। ऐसा नहीं है बच्चों। तो पहले एक कहानी से शुरुआत करते हैं बच्चों। कहानी क्या है कि हम पिछले लेक्चर्स का एक सारांश बहुत संक्षेप में रिवाइज कर लेते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। पढ़ेंगे बाद में, पहले ये पता कर लें क्यों पढ़ रहे हैं। तो बच्चों सन 1924 में क्या किया था, किसने, डी ब्रोगली साहब ने एक परिकल्पना दी थी बच्चों। ये पिछले लेक्चर्स का रिवीजन है, ध्यान रखना, पढ़ चुके हो ये बातें, लेकिन आज बताना जरूरी है कि जैसे जो विकिरण है या जो प्रकाश है, यानी विकिरण कह लें उसको, विकिरण ऊर्जा है, यानी ऊर्जा की बात हो रही है। इस ब्रह्मांड में दो ही चीज़ें हैं, ऊर्जा और द्रव्य। यानी विकिरण में डुअल नेचर होती है बच्चों। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, एक संक्षेप में बात कर रहा हूँ। इसमें एक तो तरंग का गुण होता है और एक कण का गुण होता है, ये सब पीछे पढ़ा चुका हूँ। तो डी ब्रोगली साहब ने क्या कहा था कि जब विकिरण यानी ऊर्जा में तरंग और कण दोनों के गुण हो सकते हैं, यानी इसकी द्वैत प्रकृति हो सकती है, तो कण में भी द्वैत प्रकृति होनी चाहिए। यानी जो पार्टिकल है, मटेरियल पार्टिकल, और वो पार्टिकल को एक तरीके से द्रव्य, यानी जो द्रव्य है वो पार्टिकल से ही मिलके बना है ना बच्चों, इसमें भी डुअल नेचर होनी चाहिए। यानी इसमें भी एक तो ये कण है तो कण का गुण तो होना ही चाहिए, इसके साथ साथ किसका गुण भी होना चाहिए, तरंग। क्यों, प्रकृति की सममिति के कारण डुअल नेचर इसमें भी होनी चाहिए बच्चों, क्योंकि प्रकृति में सिमेट्री है, एक सममिति है, एक संतुलन इस तरीके का है कि प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकती। जब ऊर्जा को दोनों गुण दिए तो द्रव्य को भी दोनों गुण दिए होंगे प्रकृति ने। ये एक कल्पना थी किनकी, डी ब्रोगली साहब की। तो बच्चों इस बात को माना नहीं जा रहा था, क्योंकि उनसे ये कहा जा रहा था कि करके दिखाइए, प्रैक्टिकल तो करके दिखाओ कि ऐसा है, सिद्ध करके दिखाओ। लेकिन उस समय सिद्ध नहीं हो पाया था बच्चों। कब, सन 1924 में। और उन्होंने ये कहा था कि अगर कण में तरंग का गुण होगा, सॉरी बच्चों, अगर कण में तरंग का गुण होगा तो उसकी तरंग दैर्घ्य भी होगी, वो बताओ। तो उन्होंने कहा कि तरंग दैर्घ्य होगी लैम्बडा बराबर h/p, यानी संवेग है यानी h/m भी होगी, ये कहा उन्होंने। और m उस कण का द्रव्यमान है और v कण का वेग है। ठीक है ना बच्चों। तो हुआ क्या कि ये बातें सही मानी जाएं
तो कैसे सही मानी जाए, कि कोई प्रूफ तो हो, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ तो हो। साइंस ये चाहती है कि हमें करके दिखाइए। किसी बात को हमने कह दिया तो वो सत्य सिद्ध हो गई, ये ज़रूरी नहीं है। उसको एक्सपेरिमेंटली सिद्ध करके कुछ लॉजिक दिखाना होगा, तर्क संगत होना चाहिए, कुछ नियमबद्ध होना चाहिए। तो परिकल्पना थी बच्चों। तो ये सब चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं। तो बच्चों हुआ क्या था, फिर सन 1927 में, यानी 3 साल बाद, 2 वैज्ञानिक, कौन कौन, एक सीजे डेविसन, इंग्लिश में लिख देता हूँ बच्चों, डेविसन हिंदी में लिखा है ये डेविसन, आधा नाम लिखा है मैंने, डेविसन, और एंड 2 वैज्ञानिक हैं LH जर्मर। इन दोनों वैज्ञानिकों ने बच्चों कब, सन 1927 में इलेक्ट्रॉनों के, इलेक्ट्रॉन क्या है बच्चों, कण, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉनों में विवर्तन की घटना को प्रदर्शित किया था प्रयोग के द्वारा, कि इलेक्ट्रॉन विवर्तन की घटना कर सकते हैं। किसकी घटना, विवर्तन, डिफ्रैक्शन। और बच्चों विवर्तन कौन करता है, तरंग, यानी डिफ्रैक्शन की घटना किस में होती है, किस में होती है बच्चों बताइए, डिफ्रैक्शन की घटना तरंग में, यानी तरंग। ये घटना किससे रिलेटेड है, तरंग से, क्योंकि तरंग सिद्धांत ही किसकी व्याख्या कर पाता है, विवर्तन की घटना की। तो जो इलेक्ट्रॉन कण है, इन्होंने क्या किया था बच्चों, किस पर एक्सपेरिमेंट किया था, इलेक्ट्रॉन पर। एक तीव्रगामी इलेक्ट्रॉनों के पुंज को जब निकल क्रिस्टल पर गुजारा था, डाला था, आपतित किया था, वो बात अभी होगी, तो वहाँ विवर्तन की घटना को उन्होंने सिद्ध किया था, करके दिखा दिया था कि विवर्तन हो रहा है। इसका मतलब कि वो क्या है, तरंग भी है। यानी डी ब्रोगली सर की जो बात थी कि कण यानी द्रव्य यानी मटेरियल पार्टिकल में भी दोनों गुण होने चाहिए। कण यानी कण तो है ही बच्चों, कण तो है ही, और विवर्तन की घटना शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो तरंग भी हो गया, यानी दोनों नेचर हो गई, तो सिद्ध हो गई ना बात। तो यही बात को सिद्ध किया है बच्चों। तो वही पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे सिद्ध किया, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, एक तरीके से बच्चों हम इस हेडिंग को दूसरा नाम भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की या इलेक्ट्रॉन की, जो कि एक मटेरियल पार्टिकल है, मूलभूत कण है, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का, तरंग प्रकृति का प्रायोगिक प्रदर्शन, प्रायोगिक प्रदर्शन, दैट इज एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। या ऐसे भी कह सकते हैं कि वो द्रव्य तरंग, हाँ, तो डी ब्रोगली ने क्या बताया था बच्चों कि वो जो तरंग होती है वो ध्वनि तरंग और प्रकाश तरंग, इस प्रकार की तरंगों से अलग होती है, और उसको द्रव्य तरंग का नाम दिया था। तो एक तरीके से इस टॉपिक को हम ऐसे भी कह सकते हैं, द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन, द्रव्य तरंगों का, ये हटा दीजिए, द्रव्य तरंगों का, मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति का प्रदर्शन या द्रव्य तरंगों का प्रायोगिक प्रदर्शन, समझ गए ना, का प्रायोगिक, प्रा लिख दूं, प्रायोगिक प्रदर्शन। जगह कम है बच्चों, ये समझाने की ही तो बात है, कहानी सुना रहे हैं, कहानी में ज़रूरी थोड़ी है हर चीज़ लिखें बच्चों, सुन के समझ सकते हैं। तो क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों आज का टॉपिक डेविसन तथा जर्मर का प्रयोग, क्योंकि 1927 में इन्होंने ही इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रदर्शित किया था, ठीक है ना, निकल क्रिस्टल। वो कैसे किया था बाद की बात। एक बात और, 1928 में क्या हो गया, जीपी थॉमसन ने भी प्रयोग के द्वारा इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति की पुष्टि कर दी। वही जे थॉमसन जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी बच्चों, उनके बेटे थे ये जीपी थॉमसन। बाप भी इंटेलिजेंट और बच्चा भी इंटेलिजेंट, वैसे बहुधा होता नहीं है कि पहलवान का बच्चा पहलवान ही हो बच्चों, लेकिन यहाँ ऐसा था, यहाँ पहलवान का बच्चा भी पहलवान हुआ और बड़ा पहलवान हो गया।
इनको भी नोबेल प्राइज़ मिला बच्चों। तो 1927 में तो दो वैज्ञानिक डेविसन और जर्मन ने संयुक्त रूप से ये प्रयोग किया। फिर स्वतंत्र रूप से यानी अकेले इन्होंने 1928 में यानी जीपी थॉमसन ने भी इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति की पुष्टि कर दी कि इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल है, जो कि एक द्रव्य कण है, उसमें भी तरंग का गुण होता है। ठीक है, फिर क्या हुआ, डेविसन की डी ब्रोगली साहब की जो बात थी वो प्रायोगिक रूप से बच्चों सही सिद्ध हो गई, तो इनकी हो गई बल्ले बल्ले। इनकी कल्पना को ये कहा जा रहा था, अरे सन की आदमी है, क्या बात कह रहा है कि द्रव्य में भी तरंग का गुण होता, ऐसे कैसे हो सकता है कि मटेरियल पार्टिकल कि द्रव्य का कोई कण एक तरंग, हम दौड़ रहे हैं तो हमें तो नहीं दिखती तरंग। तो किसी वैज्ञानिक को विश्वास नहीं हो रहा था बच्चों, तो इनको पीएचडी की डिग्री भी नहीं मिल पा रही थी, आपको बता दें। वो तो फिर क्या हुआ कि वैज्ञानिक सोचने पर मजबूर हो गए कि यार बात बड़ा अजीब है। तो उस समय के महान वैज्ञानिक थे उस सदी में बच्चों आइंस्टीन, तो आइंस्टीन सर के पास उनकी फाइल, उनकी थीसिस भेजी गई। तब उन्हें भी ऐसा लगा कि यार ये बात बड़ा अजीब है इस बच्चे ने जो कही है, लेकिन ऐसा करो, बात में दम तो लग रही है, दे दो डिग्री, मतलब इनको डिग्री दे दी जाए। पास कर दी उनकी थीसिस और इनको डिग्री मिल गई थी बच्चों पीएचडी की। किनको? डी ब्रोगली को, अपनी परिकल्पना के लिए, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि कण में भी तरंगों के गुण होते हैं, यानी उनकी भी डुअल नेचर होती है। और द्रव्य तरंग का कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया था, मैटर वेव्स, द्रव्य तरंग, या उनको हम डी ब्रोगली। ये सब बातें बच्चों पिछले लेक्चर में आप भली भांति सीख चुके हैं, इसलिए मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। डी ब्रोगली तरंग और इनकी तरंग दैर्घ्य को डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कहते हैं, डी ब्रोगली वेवलेंथ कहते हैं। अब बच्चों क्या हुआ, हाँ तो यहाँ लिख दें 1929 में क्या हो गया भाई, कहानी पहले अभी कहानी सुना रहा हूँ बच्चों, टॉपिक शुरू नहीं हुआ है। डी ब्रोगली को क्या मिल गया, नोबेल पुरस्कार। नोबेल प्राइज़ मिल गया बच्चों, इनको नोबेल प्राइज़ मिल गया। अब डी ब्रोगली साहब की जो बात थी बच्चों, उसमें इनकी भी तो मेहनत थी, डेविसन, जर्मर, जीपी थॉमसन की। तो इनको बच्चों 1937 में, सन 1937 में किन किन को मिला, सॉरी बच्चों, मैं क्या लग गया, ध्यान भटक गया था। सन 1937 में डेविसन और डी ब्रोगली साहब को तो मिल ही गया, लेकिन इनकी बात की पुष्टि प्रायोगिक रूप से किसने की थी, डेविसन, जर्मर एंड जीपी थॉमसन ने। तो डेविसन को और जीपी थॉमसन को, कंबाइंडली मिला। ये नहीं कि अलग अलग एक इनको दे दो एक इनको दे दो। कभी कभी ट्रॉफी हम मैच में जीत के लाते हैं बच्चों, अगर मैच टाई हो जाता है तो क्या होता है, यानी न तुम जीते न हम जीते, न तुम हारे न हम हारे, तो दोनों को दे दो, दोनों की हो जाती है ट्रॉफी। तो कंबाइंडली इनको दिया गया था संयुक्त रूप से, डेविसन को और जीपी थॉमसन को 1937 में। इनको भी बच्चों मिल गया नोबेल प्राइज़, नोबेल पुरस्कार। कहानी अच्छी है ना बच्चों, आनंद आ रहा होगा। अपनी नानी से राजा रानी की कहानी सुनी होंगी, लेकिन यहाँ फिजिक्स की कहानी भी सुन लिया करो बच्चों। तो इनको भी नोबेल प्राइज़ मिल गया, डी ब्रोगली साहब को भी नोबेल प्राइज़ मिल गया। तो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, अब शुरू करते हैं बात को, कि जो डी ब्रोगली ने ये बात कही थी, द्रव्य तरंगों का कॉन्सेप्ट दिया था, ये बात कही थी कि कण में भी, द्रव्य कण में भी तरंग की प्रकृति होती है, उसको प्रूफ करके दिखाया था प्रयोग करके। इलेक्ट्रॉनों में तरंग की प्रकृति का प्रदर्शन किया था बच्चों। तो कैसे किया था, तो लेट्स स्टार्ट डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। तो बच्चों अब शुरू करते हैं जल्दी से इस कहानी का। अभी तक तो कहानी चल रही थी बच्चों, अब
पिक्चर शुरू होगी। तो जल्दी से टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। हाँ तो बच्चों अब चलते हैं डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट पर। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों, अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डेविसन एंड, अब इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ बच्चों, यहाँ आपको ये पता रहे कि सर पढ़ा क्या रहे हैं, इसलिए हिंदी में तो बच्चों मैंने पीछे लिख ही दिया था एक्सपेरिमेंट। ठीक है बच्चों, ओके। तो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों सबसे पहले बनाएंगे एक डायग्राम, एक इलेक्ट्रिक सर्किट जो सेटअप तैयार किया था उन्होंने कि किस तरीके से उन्होंने किया था। तो बच्चों यहाँ से समझते चलें ध्यानपूर्वक। देखें जैसे ये है एक तंतु, तंतु जानते हैं, फिलामेंट, फिलामेंट जानते हैं बच्चों। आपने पहले बल्ब देखे होंगे, सूर्य का बल्ब आता था, प्रकाश का बल्ब आता था जो कि 100 वाट का, 200 वाट का, और उसमें तंतु स्प्रिंग जैसी होती थी। तो वो तंतु है, ये टंगस्टन का बना हुआ है बच्चों, टंगस्टन का, ठीक है ना, यानी मेटालिक है, धातु का बना हुआ है। टंगस्टन ही क्यों लिया, तंतु है यानी फिलामेंट है, तो मैं इसको नाम दे देता हूँ एफ। तंतु को बच्चों क्या कहते हैं, फिलामेंट। ध्यान से समझते जाना। अब इसको हम जोड़ देते हैं एक बैटरी से, और वो भी बहुत कम वोल्टेज वाली, क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज देने की ज़रूरत नहीं है। टंगस्टन एक ऐसी धातु है जिससे जरा सी एनर्जी अगर दे दी जाए तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होने लगता है। जब ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया था बच्चों, तो सबसे पहला लेक्चर हमारा था इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। हमने ये बताया था किसी धातु से इलेक्ट्रॉन कई तरीके से निकाले जा सकते हैं। उसमें से एक प्रकार ये भी था तापायनिक उत्सर्जन, थर्मायनिक एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो उसमें ये बताया था कि किसी धातु को अगर गर्म कर दें तो उन इलेक्ट्रॉनों को इतनी ऊष्मीय ऊर्जा मिल जाती है कि वो धातु की सतह से बाहर आ जाते हैं। उसको हम तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। तो वही क्रिया यहाँ होती है बच्चों। इस बैटरी से जैसे ही इसमें धारा बहेगी, आपको पता है कि जब किसी चालक में या तंतु में धारा प्रवाहित की जाती है तो वहाँ ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, वो तार गर्म हो जाएगा, ये फिलामेंट गर्म हो जाएगा। जैसे आप बल्ब को छूते हो तो वो गर्म मिलता है। इसे क्या कहते हैं बच्चों, कक्षा 9 में पढ़ के आए हैं या 10 में, जिस भी क्लास में पढ़ के आए होंगे, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इतना तो आप जानते हैं। तो ये बैटरी क्या कर रही है, इसमें धारा प्रवाहित करके इसको गर्म कर रही है। तो और गर्म, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, इसीलिए इसको किसका लिया, टंगस्टन का, क्योंकि इसका कार्यफलन, वर्क फंक्शन बच्चों पीछे पढ़ के आए थे, कार्यफलन बहुत कम होता है टंगस्टन का। और कम करना है इस वर्क फंक्शन को बच्चों, क्या करना है, हमें और कम करना हो, जितना उसका है उससे भी कम करना हो। ये डी सा लगने लगा बच्चों, वर्क फंक्शन, कार्यफलन जो है उसको और कम करना है तो उस पर बेरियम ऑक्साइड का लेप लगा देते हैं। बेरियम ऑक्साइड का लेप लगाते ही इसका कार्यफलन और कम हो जाता है। तो प्लस माइनस, और ये LT लो टेंशन बैटरी है बच्चों, ये बैटरी हमने दिखाई है प्लस माइनस LT। LT का मतलब लो टेंशन, यानी कम पोटेंस, बहुत कम वोल्टेज की है बच्चों ये। अब क्या होगा, चित्र को ध्यान से समझ लें बच्चों। ओहो, ये थोड़ा ज़्यादा नीचे बन गया, चलो बन जाने दो, बन गया तो बन गया। इसके आगे बच्चों लगा होता है एक सिलेंडर। क्या लगा होता है, एक सिलेंडर यानी बेलन। अब यहाँ बेलन नहीं दिखेगा, क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं, और उसमें एक बारीक, जैसे बारीक छिद्र, इस सिलेंडर का हमने क्या दिखा दिया, क्रॉस सेक्शन। इसको एनोड कहेंगे, इसको पॉजिटिव पोटेंशियल पर, धन विभव पर रखा जाएगा। सिलेंडर है। इससे क्या होता है कि यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बच्चों, कोई इधर निकलेगा, कोई इधर निकलेगा, कोई इधर निकलेगा, कोई भिन्न भिन्न दिशाओं में निकल के भागेंगे। उन सब को लाइन में चलाना है कि बेटा इधर मत भागो, इधर मत भागो, इधर मत भागो, इधर मत भागो, सीधे चलो। तो उनको सीधे चलाने के लिए, यानी एक शार्प बीम, इलेक्ट्रॉनों का एक पुंज प्राप्त करना है हमें,
कि सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन चलते हुए मिलें, जिसको हम कहेंगे बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनों का पुंज। तो इसके लिए ये एक सिलेंडर लगाया गया है जिसको हम धन विभव पर देंगे। अब बात यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं बच्चों कि जैसे ही इसमें धारा बहेगी ये गर्म होगा, इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे, अभी मैंने बताया कोई इधर भागेगा, कोई इधर, उनको एक सीध में चलाना है तो आगे एक सिलेंडर लगाया। इसको धन विभव पर रखेंगे तो इसका जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो सबको अपनी ओर खींचेगा, जो इधर को जा रहा था उसको भी इधर ही खींचेगा। कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने की कोशिश कर रहा है, वो कहेगा नहीं बच्चों, उधर नहीं जा सकते, हमारी तरफ आइए, क्योंकि पॉजिटिव पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है और इसका धन आवेश पॉजिटिव पोटेंशियल उसको खींचेगा अपनी ओर, तो एक लाइन में चलने लगेंगे। इसलिए ये एनोड बनाया है। तो पोटेंशियल कैसे देंगे इसको, तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चों वो भी समझ लें। इसके लिए हम लगाएंगे हाई टेंशन बैटरी। कैसी बैटरी लगाएंगे? हाई टेंशन, नेगेटिव पॉजिटिव, और इसको पॉजिटिव पे रखना है ना, इसलिए नेगेटिव पॉजिटिव, और बीच में और भी बैटरी है, डॉट डॉट कर देता हूँ। बहुत सारे सेल हैं, मतलब बैटरी नहीं, बहुत सारे सेल मिला करके बैटरी बनाओगे। बच्चों आज गर्मी कितनी है आपको लग रही है? तो आज पसीना पहुँचते पहुँचते परेशान है। तो हाई टेंशन बैटरी यानी बहुत ऊंचे विभव वाली है। पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। अब ये वेरिएबल पोटेंशियल प्राप्त करेंगे इससे, परिवर्ती विभव। तो मतलब इसको एक तरीके से रियोस्टेट लगा दिया है, तो परिवर्ती विभव प्राप्त करना है बच्चों हमें, और इसको हमने जोड़ दिया। तो इसको आगे पीछे खिसका के हम इसके और इसके बीच, फिलामेंट और इसके बीच जो वोल्टेज है उसको बदल सकते हैं। मतलब एक यहाँ से कनेक्ट कर दिया, तो तंतु और एनोड के बीच का जो वोल्टेज है वो इसको आगे पीछे करके हम चेंज कर सकते हैं कि 50 वोल्ट करना है, कि 54 वोल्ट करना है, कि 40 करना है, कि 36 करना है, कि 60 करना है, कितना वोल्टेज करना है वो यहाँ से हम बदल सकते हैं बच्चों। तो इतना समझ में आया। ये टंगस्टन का तंतु है। मैं यहाँ लिखता चलूँगा बच्चों, F क्या है? टंगस्टन का तंतु। तंतु, जल्दी में तंतु बोल जाता हूँ मैं, यानी फिलामेंट ऑफ टंगस्टन। LT क्या है? लो टेंशन बैटरी, कम विभव। इतना तो आप समझ जाएंगे। और ये क्या है बच्चों? HT, उच्च विभव वाली बैटरी है। ठीक है ना, ये समझ गए। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और अब वो इधर उधर न जा कर के, ध्यान से सुने, इधर जाना चाह रहे थे, इधर भी जा रहे थे, इधर भी जा रहे थे, इधर भी जा रहे थे। अब वो सब क्या करेंगे? एक ही लाइन में चलेंगे ऐसे। इसमें जो बारीक छिद्र है उसमें से ही निकल के सीधे जाएंगे, बीम में लगा इलेक्ट्रॉनों का किरण पुंज। इस सिलेंडर में बहुत बारीक छेद होंगे, बहुत बारीक छेद हैं इसमें बच्चों। उन्हीं छेदों में से इलेक्ट्रॉन सीधे सीधे निकलेंगे, यानी एक बीम मिल जाएगी इलेक्ट्रॉनों की। उसको हम गिरा देंगे बच्चों कहाँ? निकिल क्रिस्टल पर। ये क्रिस्टल है। चित्र समझ में आ रहा है बच्चों? वैसे मैं चाहता तो 1 मिनट में बना के आपको दिखा देता कि ये सेटअप है, ऐसा नहीं करते बच्चों। तो इस क्रिस्टल को बच्चों थोड़ा फैंसी बना दें। फैंसी से मतलब है मेरा थोड़ा सुंदर सा कर दो। निकिल क्रिस्टल। भाई चित्र जब तक अच्छा न लगे आनंद नहीं आता। अब देखो क्या डिज़ाइन बनी है, कितना फैंसी हो गया बच्चों। ये हुआ निकिल क्रिस्टल। इसको C लिख देता हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि जगह कम है। यहाँ लिखते चलेंगे। हाँ, A भी तो लिखना था। A क्या है बच्चों? एनोड, बेलनाकार एनोड है। बेलनाकार नहीं लिख रहा मैं, या लिख दूँ आपको ध्यान नहीं रहेगा कि कैसा था सर, ये हमें तो पता नहीं। बेलनाकार है बच्चों, ये सिलेंड्रिकल। इतनी बात समझ में आई। और C क्या है? निकिल क्रिस्टल। निकिल
क्रिस्टल। और ये क्या हुआ बच्चों? आप कहेंगे क्या हुआ मतलब सर? अब मतलब अभी बताता हूँ। यहाँ से क्या निकला बच्चों? गोलियाँ निकली, धड़ 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 धड़, गोलियाँ निकल रही हैं। गोलियाँ मतलब इलेक्ट्रॉन। और गोलियाँ जहाँ दागी जाती हैं बच्चों, उसको कहते हैं टारगेट, कि दुश्मन का टारगेट क्या है, गोलियाँ किस पे बरसानी है, तो वो होता है टारगेट। तो यहाँ टारगेट है बच्चों ये, यहाँ वो गोलियाँ हैं इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन्स किस पर गिरा दिए? लंबवत रूप से, इसको लंबवत रखा है ना इस बीम के। तो ये एक तरीके से लक्ष्य हो गया बच्चों, टारगेट। लक्ष्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टारगेट कहते हैं। तो निकल क्रिस्टल का लक्ष्य है बच्चों, टारगेट है ये, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी बुक में लक्ष्य लिखा होगा, आप कहेंगे लक्ष्य से क्या मतलब है? अब क्या होगा बच्चों? तो गोलियां किससे निकलती हैं? गन से। यहाँ कौन निकल रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों यहाँ से निकली, लेकिन ये बताओ, आप मेरी बात बताओ, यहाँ एक हमारा टारगेट है दुश्मन, और हम गोली कैसे चला रहे हैं? इधर को चला दी, इधर को चला दी, इधर को चला दी, इधर को चला दी। ऐसे थोड़ी चलानी है, टारगेट की सीध में चलानी है, गन से। गोली कैसे चलती है? गन से। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, इन्होंने त्वरित किया। इलेक्ट्रॉन निकले, उनको गति ऊर्जा भी तो देनी है कि तेजी से चलें। ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन निकल के ऐसे चल रहा है बहुत आराम से, या चल भी नहीं पा रहा, निकल तो आया फिलामेंट से लेकिन चल नहीं पा रहा। तो उसको ऊर्जा देने के लिए, गतिज ऊर्जा देने के लिए त्वरित विभव लगाना है। वो विभव लगा रहा है हाई टेंशन बैटरी। तो बच्चों यहाँ से ही तो निकले हाई एनर्जी के इलेक्ट्रॉन। जैसे आपके पास गोली है, किसी को मारना है, तो फिर गन की क्या ज़रूरत है? गोली है आपके हाथ में और ऐसे फेंक के मार दीजिए किसी में, क्या मर जाएगा? नहीं। उस गोली को क्या चाहिए? हाई स्पीड, हाई एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी। जितनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी उतनी ज़्यादा पेनिट्रेशन हो जाएगा। समझ रहे ना बच्चों? तो इनको त्वरित भी करना था। तो इसीलिए यहाँ से लेके, फिलामेंट से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन है बच्चों, ये कहलाता है इलेक्ट्रॉन गन। अरे गन तो जानते हैं बच्चों, इंग्लिश में ही लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन गन। ये पोर्शन क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन गन। थोड़ा ज़्यादा आगे लग गया, यहाँ तक है। ये हो गया इलेक्ट्रॉन गन। अब क्या होगा बच्चों? यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे अब ये इलेक्ट्रॉन इस निकल क्रिस्टल के परमाणुओं से टकराएंगे, और परमाणुओं से टकराकर क्या करेंगे बच्चों? इधर उधर प्रकीर्णित होंगे, फैलेंगे इधर उधर। कोई इधर को जा रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन इधर को गया, कोई इधर को गया, कोई इधर को गया, सभी संभव दिशाओं में निकलेंगे। मान लो इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक लगा होता है वृत्तीय पैमाना। अब ये सही बन गया है कि नहीं, मैं स्क्रीन पर देख लूँ बच्चों। सही नहीं बना, क्या लग रहा है सही? अब कुछ सही है बच्चों। तो ये क्या है? एक स्केल है, स्केल डिग्री में, यहाँ मतलब कितना एंगल को नापेगा, कोण को। जैसे अब ये मान लो ये इलेक्ट्रॉन बीम इस दिशा में भी इलेक्ट्रॉन विवर्तित होके आ रहे हैं। प्रकीर्णन के बाद विवर्तन हो रहा है ना बच्चों, विवर्तित होके आ रहे हैं। तो ये कोण है थीटा। तो जैसे स्केल इस समय यहाँ है, नहीं स्केल तो जहाँ है वहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अभी समझ में आएगी बात। तो ये क्या है बच्चों? एक तरीके से इस क्रिस्टल से टकरा के डिफ्रैक्ट होने वाला, विवर्तित होने वाला, विवर्तित इलेक्ट्रॉन पुंज, या इलेक्ट्रॉन किरण पुंज भी कह सकते हो, या पुंज लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। अरे गर्मी क्या कर रही है बच्चों, आज तो पढ़ानी नहीं दे रही, ठीक है ना बच्चों। विवर्तित इलेक्ट्रॉन किरण पुंज, ये सभी विवर्तित किरण पुंज हैं, लेकिन हमने एक को इसलिए दिखाया है कि अब यहाँ क्या होगा बच्चों? एक लगा होगा, हाँ ये तो बना दें पूरा, ये पैमाना है, स्केल, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ये खाने बने हुए हैं, जैसे आपने चाना देखा है ना,
तो ये वृत्ताकार सर्कुलर स्केल है बच्चों, जिस पर हम थीटा को नापेंगे कि कितने कोण पर। तो यहाँ लगा होगा एक क्या क्या बच्चों, संग्राहक। ये क्या है, एक तरीके से ये क्या है बच्चों, एक सेकंड, ये है बच्चों चल संग्राहक। चल का मतलब मूवेबल, चलने वाला, इसको हम चला सकते हैं इस पैमाने पर। पैमाना ही फिक्स है। इस संग्राहक को यानी कलेक्टर को, मूविंग कलेक्टर है, ये इलेक्ट्रॉनों को कलेक्ट कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन इस पर आ रहे हैं। इसको हम पैमाने पर कहीं भी आगे पीछे ऐसे चला सकते हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये चल संग्राहक हुआ और इसका कनेक्शन कर दिया जाता है किससे, धारामापी से। तो यहाँ धारामापी, अब बच्चों जगह कम पड़ रही है तो ऐसे ही लिख देता हूँ कि ये यहाँ, अब यहाँ से कनेक्शन किया जाएगा इसका किससे, क्या है बेटा तुम यार, वैसे निकलो यहाँ से जल्दी, कहाँ जा रहे हो बाहर, जाओ जल्दी। धारामापी को, और पहले से लिख दूँ धारा, गैल्वेनोमीटर, धारामापी क्या कहते हैं, गैल्वेनोमीटर। धारामापी को, इसका कनेक्शन धारामापी से कर दिया जाएगा कि, तो इससे क्या पता करेंगे बच्चों, अब इलेक्ट्रॉन किरणपुंज इस पर आ गया कि कितने कोण पर इस इलेक्ट्रॉनों के किरणपुंज की तीव्रता कितनी है। जितनी ज़्यादा तीव्रता होगी उतनी ही ज़्यादा धारा आ रही होगी। तीव्रता ज़्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी जितने। और एक बात ध्यान रखना, जब ये प्रयोग किया गया तो भिन्न भिन्न कोणों पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न थी, यानी उस पुंज की तीव्रता भिन्न भिन्न थी। तो किस दिशा में अधिकतम है ये पता करना था, किस कोण पर। तो इसीलिए इसको किससे कनेक्ट किया है, धारामापी को। जितनी ज़्यादा धारामापी धारा बताएगी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के बीम की तीव्रता होगी। बात समझ गए। तो धारा को पढ़ लेंगे हम और इससे कोण को पढ़ लेंगे। तो एस क्या हुआ बच्चों, पैमाना, वृत्तीय पैमाना है। और ये तो मैंने लिख ही दिया है, चल संग्राहक है, मूविंग कलेक्टर है। इलेक्ट्रॉन ही तो कलेक्ट हो रहे हैं इसके द्वारा और वो धारा उत्पन्न कर रहे हैं, और वो धारा धारामापी से पढ़ी जा रही है। तो इस प्रयोग को बच्चों यहाँ से वोल्टेज बदल के भिन्न भिन्न वोल्टेज पर, जैसे कोई वोल्टेज कर लिए, जैसे 40 वोल्ट कर लिया, यहाँ से 40 वोल्ट सेट कर दिए, फिर इसको इस कोण पर धारा नाप ली, फिर यहाँ ले आए इसको, इससे तो मूव करा सकते हैं ना बच्चों। फिर इस उसी वोल्टेज नहीं बदल रहे, इस कोण पर, इस कोण पर, इस कोण पर, भिन्न भिन्न कोणों पर एक वोल्टेज के लिए तीव्रता का मापन कर लिया, विद्युत धारा का मापन कर लिया। विद्युत धारा का मापन करने से ही तो तीव्रता का मापन होगा, क्योंकि मैंने अभी बताया जो विद्युत धारा होगी, जो तीव्रता होगी, इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता, इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता जो होगी वो इसके अनुक्रमानुपाती होगी वैद्युत धारा के। जितनी ज़्यादा वैद्युत धारा, अब बच्चों ये LT में ऊपर लिख दूं, यहाँ बहुत घिचपिच हो गई। यहाँ लिख देते हैं LT, विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होगी। तो फिर तीव्रता और विद्युत धारा और कोण, तो डिफरेंट कोण पर तीव्रता नापी गई। अब वोल्टेज को फिर चेंज कर दिया। अभी जैसे मैंने कितना बताया, जैसे 40 कर दिया, 45 कर लिया, या 46 कर लिया, या 42 कर लिया, फिर वोल्टेज बदल के फिर इसी प्रयोग को दोहराया। तो इस तरीके से बच्चों ये प्रयोग हुआ। और ये जो सेटअप है जितना भी, ये पूरा सेटअप बच्चों बंद रहता है एक निर्वातित कोष्ठ यानी वैक्यूम में। इसको आप बंद कर देंगे, ओहो बच्चों ये क्रिस्टल थोड़ा ज़्यादा ऊंचा बन गया। हम अगर इसको बंद करेंगे एक डब्बे में, और उस डब्बे में क्या होना चाहिए,
हवा नहीं होनी चाहिए, निर्वात होना चाहिए। इस पूरे सेटअप को हमने बॉक्स में बंद कर दिया, वैक्यूम चैम्बर में। तो बंद कर रहे हैं, देखो ये बंद कर दिया हमने, यहाँ लिख और दिया है, ये बंद किया। मुझे तो नीचे ही लाना होगा, ये बंद कर रहे हैं बच्चों। अब यहाँ लिखा हुआ और है, वो लिखा है उसको लिखा रहने दो, आपकी बात समझ में आ रही होगी। मैं यहाँ छोड़ता चल रहा हूँ, नहीं तो अब आप क्या कहेंगे बच्चों, यहाँ छेद नहीं है, यहाँ मैंने जगह छोड़ दिया, वो लिखा हुआ है इसलिए जगह छोड़ दी है। ये पूरा सेटअप एक बॉक्स में बंद कर दिया। निर्वातित प्रकोष्ठ है ये, निर्वातित प्रकोष्ठ, वैक्यूम चैम्बर है बच्चों। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चों। बच्चों मुझे लग रहा है अब अंधेरा ज़्यादा होने लगा, आज सुबह से इलेक्ट्रिसिटी गायब है बच्चों, इसलिए मैं आज फ़ैन भी नहीं चला पा रहा हूँ। तो अभी जो मैंने बात कही कि इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती होगी, आपकी एनसीईआरटी बुक में कुछ दूसरा कॉन्सेप्ट लिखा होगा। तो एक सेकंड रुको, यहीं एक सेकंड रुकना। इस बात को ऐसी भी कह सकते हैं कि जो यहाँ धारामापी लगा होगा उसमें जितना ज़्यादा विक्षेप होगा, कब ज़्यादा विक्षेप होगा बच्चों, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे उतनी ही ज़्यादा धारा होगी। तो इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि धारामापी में जो विक्षेप है, कन्फ्यूज़न ना हो, धारामापी में विक्षेप किसके अनुक्रमानुपाती हुआ, तीव्रता के, इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता के। तो मैं तीव्रता लिख दूं, और बात आप क्या लिखेंगे, किसकी तीव्रता, इसकी, इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता, यहां लिख लेना। बात तो वही रही। हाँ इधर आओ, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे नहीं जाओगे, मुझे पता है तुम बच्चों से बाय करना चाह रहे हो। कर लो जल्दी से, करो ऐसे कर लो, जल्दी से करो, जल्दी से कर लिया। हाँ उधर देख के करो, इधर कर लिया बाय। अपना नाम बताओ, तुम्हारा क्या नाम है? और तेज, और तेज बताओ क्या नाम है बेटा? बानी वर्मा। बानी वर्मा, ओके थैंक यू, यही है वह। बच्चों यहाँ लाइन थोड़ी तिरछी थी, मैंने सही कर दिया है। तो चाहो तो अब एक और स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर उसके बाद चलेंगे। थोड़ा लाइट आ जाए उसका थोड़ा हम इंतज़ार करेंगे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। हाँ तो बच्चों अब आगे चलते हैं। तो ये सेटअप हो गया डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का। अब इसको कैसे ऑपरेट करेंगे जल्दी से सुन लें, वैसे मैं साथ साथ समझाता गया था आपको। देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, इस निकल क्रिस्टल के परमाणुओं से टकरा के भिन्न भिन्न दिशाओं में प्रकीर्णित होंगे, और किस दिशा में कितने एंगल पर कितने इलेक्ट्रॉन या कितनी ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित हो रहे हैं, क्या सभी दिशाओं में बराबर हो रहे हैं, इसकी जांच इस संसूचक से होगी बच्चों। ये हम पीछे लिख चुके थे लेकिन अब हमने हटा दिया है, आपके पास स्क्रीनशॉट में है। ये डिटेक्टर है या कलेक्टर है, संसूचक है, और इससे क्या जुड़ा हुआ है, धारामापी। तो धारामापी में विक्षेप देखेंगे बच्चों। तो जहाँ विक्षेप ज़्यादा आएगा उसका मतलब क्या होगा, जैसे एक जगह विक्षेप जो इसका पॉइंटर है वो इतना विक्षेपित हुआ, एक जगह इतना हो गया, इसका मतलब जिस जगह ज़्यादा हुआ है उस जगह ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो इस संसूचक को बच्चों हम पूरे पैमाने पर भिन्न भिन्न दिशाओं में ले जाकर भिन्न भिन्न कोणों पर ये देखेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता कितनी है। तीव्रता का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या से, जहाँ विक्षेप ज़्यादा वहाँ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहे होंगे, इसका मतलब वहाँ पर तीव्रता ज़्यादा होगी। इतना समझ गए। तो यही काम बच्चों भिन्न भिन्न वोल्टेजों पर किया गया है। जैसे यहाँ पर कोई वोल्टेज रख दिया, जैसे 20 वोल्ट रख दिया, इसको आगे पीछे खिसका के फिलामेंट और एनोड के बीच का वोल्टेज बदला जा सकता है, जिससे इन इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बदली जा सकती है। तो उसको बदल बदल के भिन्न भिन्न वोल्टेज पर इस प्रयोग को किया गया बच्चों। तो जैसे 20 वोल्टेज पर किया, इस डिटेक्टर को, इस संसूचक को भिन्न भिन्न कोणों पर ले गए। पैमाना इतना ही नहीं है बच्चों, और भी है, ये तो हमने बना दिया है।
थोड़ा सा बना दिया है। हम जैसे यहाँ से नापना शुरू कर रहे हैं, इसको ले जा रहे हैं, यहाँ विक्षेप देखते जा रहे हैं, विक्षेप देखते जा रहे हैं, विक्षेप देखते जा रहे हैं। तो बच्चों हुआ क्या था कि 20 वोल्ट या 30 वोल्ट या इन वोल्टेजों पर जो विक्षेप था वो सिग्निफिकेंट नहीं था, मतलब पर्याप्त विक्षेप नहीं आ रहा था कि जिसको हम कुछ इस एक्सपेरिमेंटली कुछ कंक्लूज़न निकाल सकें, निष्कर्ष निकाल सकें। तो इस एक्सपेरिमेंट को बच्चों ये ध्यान रखेंगे 44 वोल्ट से लेके 68 वोल्ट पर ऑपरेट किया, तब सिग्निफिकेंट डिफ्लेक्शन आया, तब विक्षेप हमें एक उचित विक्षेप मिलने लगा था। तो ये ध्यान रखेंगे, ये वैल्यू 44 वोल्ट से लेकर 68 वोल्ट तक इसको ऑपरेट किया है बच्चों। तो हुआ क्या था बच्चों कि जैसे हमने 40 वोल्ट किया या 44 वोल्ट किया, जैसे मान लो 44 वोल्ट किया, फिर यहाँ पर क्या किया, इस डिटेक्टर को हर एक कोण पर ले जा कर के हमने विक्षेप देखा, और विक्षेप किसको बता रहा है, तीव्रता को, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, कि किस दिशा में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, क्या विक्षेप हर जगह समान आ रहा है। तो जब बच्चों वोल्टेज कम था, जैसे 44 वोल्ट या 40 वोल्ट, तो अगर हम तीव्रता का संबंध यहाँ आई बच्चों क्या है, तीव्रता आई है तीव्रता, और इधर फाई। बच्चों ऐसा करो, फाई कर लो क्योंकि थीटा की आगे ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकीर्णन कोण को क्या कर लेते हैं, फाई। तो भिन्न भिन्न प्रकीर्णन कोण पर, जैसे यहाँ प्रकीर्णन 20 अंश हो, 30 अंश हो, 40 अंश हो, 45 अंश हो, 50 अंश हो, 54 अंश, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। ये तो आप समझ रहे हैं एंगल को। तो तीव्रता में कोई खास अंतर नहीं आया, फ्लैट कर्व मिला, यानी अंतर ज़्यादा नहीं है, विक्षेप में ज़्यादा अंतर नहीं आया। हर सभी कोणों पर, भिन्न भिन्न कोणों पर जब विक्षेप देखा तो अंतर ज़्यादा नहीं आया, यानी तीव्रता में कोई खास परिवर्तन नहीं हो रहा बच्चों। ऐसे करते चले गए, लेकिन कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। वोल्टेज और बढ़ाया, जैसे 48 वोल्ट किया तो तीव्रता में थोड़ा सा परिवर्तन बढ़ा, ऐसे करके थोड़ा सा यहाँ अंतर आया। देखिए पहले ग्राफ लगभग फ्लैट था, फिर क्या हुआ, थोड़ा सा अंतर आया, जैसे यहाँ तीव्रता ज़्यादा है, यहाँ कम है, लेकिन अंतर ज़्यादा नहीं है। ऐसे करते चले गए बच्चों। तो 54 वोल्ट पर क्या हुआ जाके, ये ध्यान रखेंगे। जैसे ही हमने 54 वोल्ट किया और फिर इस डिटेक्टर को सभी एंगल पर ले गए, तो हमें तीव्रता में बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया, यानी एक जगह जाकर, एक कोण पर जाकर तीव्रता बहुत ज़्यादा हो गई, यानी बहुत अंतर आ गया, और उससे ज़्यादा कोण पर तीव्रता कम होने लगी, एक पर्टिकुलर कोण पर, और वो था 50 अंश बच्चों। तो ध्यान रखेंगे इस बात को। तो 54 वोल्ट पर क्या हुआ, वो अब साफ साफ कर लेते हैं, ये बात समझ गए। कि जैसे ही वोल्टेज 54 किया, वोल्टेज कितने थे, 54, तो 54 वोल्टेज पर जब इसको एक्सपेरिमेंट को किया गया, यानी यहाँ से वोल्टेज कर दिया फिक्स 54 वोल्ट, और इस संसूचक को हम ले जा रहे हैं भिन्न भिन्न कोणों पर और विक्षेप देखते जा रहे हैं, तीव्रता देखते जा रहे हैं कि तीव्रता कहाँ ज़्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ ज़्यादा पहुँच रहे हैं। तो देखें ग्राफ में बहुत अंतर आया, तीव्रता का एक बहुत बड़ा शिखर प्राप्त हुआ, और वो कितने कोण पर, 50 अंश पर। यानी जैसे ही हम इसको 50 अंश पर लेके आए संसूचक को, पहले विक्षेप इतना था, कहीं इतना था, कहीं इतना था, जैसे ही 50 अंश पर आए बच्चों विक्षेप एकदम बहुत बढ़ गया, यानी उस कोण पर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रकीर्णित हो रहे हैं। यही तो अर्थ हुआ इसका। तो ये 50 अंश पर हुआ बच्चों, और ये कोण है फाई, और इधर हम ले रहे हैं तीव्रता आई, क्या है, तीव्रता, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तीव्रता का अर्थ किससे होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या से रिलेशन है। जब वोल्टेज को 54 वोल्ट से ज़्यादा आगे बढ़ाया गया तो फिर अंतर फिर घटने लगा, फिर पीक छोटा होने लगा, ये जो शिखर था फिर ग्राफ फ्लैट सा होने लगा।
यानी फिर उतना ज़्यादा विक्षेप नहीं मिला। तो इस पूरे एक्सपेरिमेंट में सबसे ज़्यादा विक्षेप बच्चों कब मिला, जब वोल्टेज 54 था और प्रकीर्णन कोण जो फाई है वो कितना था, 50 अंश। इस डाटा को याद रखेंगे, यही इस एक्सपेरिमेंट की जड़ है बच्चों। ये बात ध्यान रखेंगे, याद रहेगी, आगे मुझे बताना पड़ेगा। तो जब वोल्टेज 54 था तो उस समय 50 अंश के प्रकीर्णन कोण पर तीव्रता सबसे ज़्यादा थी और जगह कम थी। अब देखें, मैंने अभी क्या कहा कि 50 अंश के कोण पर यानी 50 अंश की दिशा में तीव्रता बहुत महत्तम थी और इधर उधर न्यूनतम थी। ये बात आपको ध्यान आने लगी होगी, आपको एक पिछली घटना याद आने लगी होगी, व्यतिकरण की, विवर्तन की, जिसमें क्या था, कहीं तीव्रता अधिकतम होती थी, कहीं तीव्रता न्यूनतम होती थी। यानी इसका मतलब यहाँ विवर्तन हो रहा है, इसका मतलब यहाँ, और विवर्तन किसका गुण है बच्चों, तरंग का। यानी ये इलेक्ट्रॉन पुंज एक तरंग की भांति व्यवहार कर रहा है, इसीलिए। नहीं तो बच्चों हर दिशा में इलेक्ट्रॉन बराबर जाना चाहिए भाई, और दिशाओं से क्या दुश्मनी है, ठीक है ना बच्चों। एक ही कोण पर जब तीव्रता अधिकतम हो गई और दूसरी जगह तीव्रता न्यूनतम हो गई, यानी इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, इधर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, 50 अंश पर तीव्रता बहुत ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक कण की भांति व्यवहार कर रहा होता तो ऐसा नहीं होता बच्चों। अभी और डिटेल में समझ में आ जाएगी बात। तो तीव्रता अधिकतम हो गई, अब ऐसा क्यों हुआ, इसको समझेंगे बच्चों ब्रैग्स इक्वेशन से। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ था वो आप समझ रहे हैं। हाँ, अब आप एक कन्फ्यूज़न पैदा कर सकते हैं कि सर हमारी बुक में ऐसे दिए हैं कुछ, तो समझ लें कि जैसे 44 वोल्ट पर ऐसे ग्राफ दिया है, तो बच्चों उसमें क्या किया है कि इधर तीव्रता ली है और वो कोण ले रहे हैं फाई। तो ये रेडियल ग्राफ हैं, ये कैसे ग्राफ हैं, रेडियल ग्राफ। तो यानी यहाँ तीव्रता में कोई अंतर नहीं आ रहा है, इस अक्ष पर तीव्रता लिए हमने, इधर फाई लिया है, इधर आई लिया है, और वो इस कोण को नाप रहे हैं, यानी ऐसे करके, ठीक है ना। तो वहाँ ऐसे एक तरीके से एक ग्राफ में ये दिखाया है, मैं समझा दे रहा हूँ कि जब वोल्टेज 54 है, जैसे ये 44 वोल्ट पर किया है, तो 54 वोल्ट पर एक बहुत बड़ा पीक मिल गया है इस तरीके से, ये बम्प जिसको कहते हैं बम्प, आपकी किताब में ऐसे बने होंगे। और उस समय ये कोण कितना दिखाया है, 50 अंश, और ये कितने वोल्ट पर किया है, 54 वोल्ट पर। तो आपकी बुक में ऐसे भी फिगर बनना है, तो इससे और इससे कंफ्यूज ना हो। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखें कि हम तीव्रता को नाप रहे हैं, तो 54 वोल्ट पर 50 अंश पर तीव्रता सबसे ज़्यादा आई है। ये आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। तो बातें एक ही हैं, मैंने इस कर्व से समझाने की कोशिश की है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ इंटेंसिटी सबसे मैक्सिमम ही तो है। ये रेडियल कर्व हैं, ये एंगल को ऐसे ले रहे हैं, ऐसे करके कि इतने कोण पर इतनी, 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 ठीक है ना। तो इससे कंफ्यूज ना हो, ये रेडियल कर्व, आप इससे सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखें, चीज़ को आसान बना के समझें, कठिन बना के नहीं। तो वो बात मैंने बता दी ना बच्चों। अब 54 वोल्ट से आगे बढ़े तो 54 पर ही हुआ बच्चों। इससे वोल्टेज बढ़ाते हैं तो ग्राफ में इतना उभार नहीं रहता, ग्राफ फिर मान लो जैसे कम ऐसा हो जाएगा, यानी उसमें अंतर ज़्यादा नहीं रहा तीव्रता में, ये भी लगभग फ्लैट सा होने लगा। कब, जब हम 54 वोल्ट से ज़्यादा बढ़ाते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट का निष्कर्ष यही है बच्चों कि हमें जो पीक शिखर मिलता है तीव्रता का वो 50 अंश पर मिलता है, और उस समय ऑपरेटिंग वोल्टेज 54 वोल्टेज होता है। इसको जो फिलामेंट और एनोड को बीच इलेक्ट्रॉनों को त्वरित करने के लिए जो वोल्टेज दिया गया है वो 54 वोल्ट होता है। अब बच्चों मैं इसको हटा देता हूँ, इसका काम समाप्त हुआ, अब आगे चलेंगे। तो बच्चों वोल्टेज कितना आया, इलेक्ट्रॉनों को दिया गया त्वरित विभव कितना है, V बराबर 54 वोल्ट। तो अब डी ब्रोगली की जो परिकल्पना थी, यहाँ पर परिकल्पना की बात हो रही है और यहाँ प्रैक्टिकल की बात होगी। तो डी ब्रोगली परिकल्पना से हमने एक वेवलेंथ निकाली थी
कि तरंग दैर्ध्य लैम्बडा बराबर h/p होता है बच्चों, h/mv होता है। और हमने पिछले लेक्चर में उसका एक वोल्टेज के पदों में व्यापक सूत्र प्राप्त किया था डी ब्रोगली की परिकल्पना से ही। अभी ये प्रैक्टिकली नहीं है, डी ब्रोगली की परिकल्पना है। और कितना आया था? √150/b। आपको ध्यान है, आपको ध्यान होगा ये फॉर्मूला। सॉरी बच्चों, एक सेकेंड, हम दूसरे उसमें चले गए। है तो यही, या ऐसे ही कर लो। हमने 12.27 भी तो बताया था, बात एक ही है। या √150/v कह लें या 12.27 भी, दोनों तरीके से लिख सकते हैं। देखो मैंने अभी ये लिख दिया, कोई बात नहीं। ऐसे भी कर सकते हो √150/v, या ऐसे भी लिख सकते हो कि 12.27 ये आंगस्ट्रॉम में आ रहे हैं √b। कैसे ही कर लो, जब v की जगह 54 रखोगे, चाहे इसमें रख लो चाहे इसमें रख लो, तो लैम्बडा बराबर √150/54। इसको हल करेंगे बच्चों तो लैम्बडा बराबर 1.67 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। ठीक है, एंगस्ट्रॉम इतना आया। डी ब्रोगली की परिकल्पना से इतना आया बच्चों वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन पुंज का, अगर हम उसको 54 वोल्ट से त्वरित कर रहे हैं। लेकिन ये कितने एंगल पर मिल रहा था बच्चों? 50 अंश पर। तो अब आपने क्रिस्टल वाले चैप्टर में केमिस्ट्री में पढ़ी होगी ब्रैग्स इक्वेशन, ब्रैग की समीकरण। ये अब प्रैक्टिकली है, यहाँ प्रैक्टिकली कितना आया? 50 अंश। अब प्रयोग इस बात को सिद्ध करेगा कि ये बात सही है या गलत है। ब्रैग्स इक्वेशन क्या होती है बच्चों? 2d sin थीटा बराबर n लैम्बडा। n यहाँ 1 2 3 ये है। ये किसके लिए है बच्चों? क्रिस्टल्स पर एक्स किरण विवर्तन। जैसे आपने पढ़ा कि एक्स किरणों की सहायता से हम क्रिस्टलों का संरचना का अध्ययन करते हैं। नहीं पढ़ा, आगे पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा विवर्तन। क्रिस्टल्स के द्वारा एक्स किरण विवर्तन, ये आपने पढ़ा होगा। तो अब यहाँ पर निकल क्रिस्टल लिया गया है, तो अगर हम फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि के विवर्तन के लिए n 1 हो जाएगा। प्रथम कोटि के विवर्तन के लिए n बराबर 1 हो गया बच्चों। ठीक है ना। और फाई है यहाँ पर 50 अंश, लेकिन यहाँ थीटा है। यहाँ थीटा बच्चों क्या है वो अभी बताएंगे। तो ये इक्वेशन क्या हो गई? 2d sin थीटा बराबर लैम्बडा, या लैम्बडा बराबर 2d sin थीटा। ठीक है। अब प्रैक्टिकली यहाँ से निकालेंगे। अब थीटा कैसे निकालें? होता क्या है बच्चों, जैसे ये क्रिस्टल है, चलिए, तो इसमें परमाणविक तल होते हैं बच्चों, इनको ब्रैग्स लेयर्स बोल सकते हैं। समांतर होंगी एक दूसरे के, ये तिरछी हो गई थोड़ी सी। तो इन दोनों लेयर्स के बीच की जो दूरी है बच्चों, ये दोनों लेयर्स के बीच की दूरी ये कहलाती है d। ये दूरी क्या है? d, ग्रेटिंग अंतराल। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे। और निकल क्रिस्टल के लिए इसकी वैल्यू 0.91 एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, प्रैक्टिकली ये देखा गया है कि कितनी होगी? 0.91। अब हुआ क्या था बच्चों? अब जैसे ये मान लीजिए ये लेयर है, एटॉमिक लेयर, ये क्या है बच्चों? ब्रैग परमाणविक तल। परमाणवीय कह लो,
यहाँ लिख दूँ उड़वीय तल हैं, ये लेयर्स एटॉमिक लेयर्स हैं, एटॉमिक। अभी और डिटेल में बता देंगे, अभी यहाँ का कॉन्सेप्ट समझ लें। एटॉमिक लेयर्स हैं ये। तो जैसे हुआ क्या था बच्चों कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन आया और प्रकीर्णित हो गया, ये यहाँ पर परपेंडिकुलर खींचा, तो ये कोण कितना है, थीटा। अभी हमने बताया था थीटा क्या है, वो सॉरी फाई है। ये फाई क्या था, आपको ध्यान होगा कि यहाँ इलेक्ट्रॉन गन थी बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला था, निकल क्रिस्टल से टकराया था और यहाँ से प्रकीर्णित होकर यहाँ गया था डिटेक्टर पर, ध्यान है। तो यही क्या था, प्रकीर्णन कोण फाई। फाई क्या था, प्रकीर्णन कोण। फाई था प्रकीर्णन कोण बच्चों। तो ये पूरा फाई हुआ, देखिए इलेक्ट्रॉन ये आया, ये आपतित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज हो गया और ये प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन किरणपुंज हो गया, दोनों के बीच का कोण फाई। तो ये अब बच्चों ये कोण थीटा कहलाता है, जो आपतित और परमाणविक तल के बीच बना है। और ये भी, और ये सीधी रेखा खींचें तो ये भी थीटा ही आता है बच्चों। तो यहाँ थीटा प्लस फाई प्लस थीटा करें तो 180 हो गया। कितना हो गया, थीटा प्लस फाई प्लस थीटा बराबर 180, यानी 2 थीटा बराबर 180 माइनस फाई, यानी थीटा बराबर, इसे हटा दें। अब पहले स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ये चीज़ें फिर रह जाती हैं। तो थीटा बराबर 90 माइनस 5/2, वैल्यू रखिए 90 माइनस 5/2। फाई कितना था बच्चों, 50 आया था, इस देखिए 50 का आधा 25 और बचेंगे 65, तो थीटा आ गया 65। तो अब इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे। डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 0.91, और थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों। तो इस ब्रैग्स इक्वेशन में फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रैक्शन के लिए वैल्यू पुट करें तो लैम्बडा बराबर कितना आएगा, 2D, यानी 2 × 0.91 इंटू साइन थीटा की जगह 65। साइन 65 की वैल्यू टेबल से देखोगे, इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ये सब हल करके आ जाएगा लैम्बडा बराबर 1.65 एंगस्ट्रॉम। ये सब एंगस्ट्रॉम, क्योंकि डी आपने एंगस्ट्रॉम में रखा है तो ये एंगस्ट्रॉम में ही आएगा बच्चों। तो देखें प्रैक्टिकल से हमारा फाई 50 अंश आया, और ब्रैग्स इक्वेशन से जो कि विवर्तन की घटना करती है, उससे भी उस प्रैक्टिकल वैल्यू से हमने जब लैम्बडा निकाला बच्चों तो 1.65 आया। और डी ब्रोगली जो कह रहे थे, डी ब्रोगली ने ये सूत्र दिया था, और डी ब्रोगली के सूत्र से जब हमने निकाला तब भी उतना ही आया। बहुत नज़दीक है इसके, एंगस्ट्रॉम में है इसलिए इतनी संख्या में अंतर नहीं है। कितना नज़दीक है, इसका मतलब डी ब्रोगली की बात सही हो गई। दोनों आंकड़े प्रैक्टिकली उतनी ही आ रही है और डी ब्रोगली के अनुसार भी वैल्यू उतनी ही आ रही है बच्चों, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं। इसको सॉल्व कर लेना, थोड़ी बहुत डिजिट इधर उधर हो सकती है, यहाँ भी थोड़ी बहुत डिजिट इधर उधर हो सकती है, इस सूत्र से थोड़ा अंतर पड़ सकता है, इससे थोड़ा अंतर पड़ सकता है, लेकिन बहुत नज़दीक हैं दोनों। एक्सपेरिमेंटली और थियोरेटिकली जो लैम्बडा के मान हैं वो दोनों बहुत नज़दीक हैं। भाई प्रैक्टिकली थोड़ी एरर भी तो होती है, तो इसका मतलब डी ब्रोगली की परिकल्पना सही हो गई। तो बच्चों मोहर लग गई डी ब्रोगली की परिकल्पना पर, और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर ये ब्रैग्स इक्वेशन कहाँ से आ गई, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ी, और इलेक्ट्रॉन उसी कोण पर क्यों सबसे ज़्यादा टकराए, वो इकट्ठे हुए और वहाँ विवर्तन हुआ। तो एक तरीके से बच्चों वो इलेक्ट्रॉन बीम, वो इलेक्ट्रॉन जो थे वो तरंगों की भांति व्यवहार करने लगे थे, ठीक है ना, और वहाँ एक जगह जाके संपोषी व्यतिकरण कर दिया, वहीं पर तीव्रता सबसे ज़्यादा हो गई थी संपोषी व्यतिकरण के कारण, क्योंकि भिन्न भिन्न परमाणुओं से भिन्न भिन्न
इलेक्ट्रॉन किरण पुंज जब जाएंगे तो उनमें कलांतर आएगा, तो कहीं संपोषी व्यतिकरण होगा। जब कलांतर है, पथांतर है, तो व्यतिकरण की घटना होती है, विवर्तन की घटना होती है बच्चों। तो पहले इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें। हाँ बच्चों, यहाँ एक बात और बता दें, ये तो प्रकीर्णन कोण था, इलेक्ट्रॉन पुंज ये आया, ये प्रकीर्णित हो गया। ये जो थीटा है एटॉमिक लेयर और उस आपतित किरण की दिशा के बीच बन रहा है बच्चों, जो इस इक्वेशन में आया है साइन थीटा बराबर लैम्बडा में। इस थीटा को बच्चों हम पृष्ठ स्पर्शी पृष्ठ या सर्पी कह दें या स्पर्शी कह दें, कोण कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल। अब बच्चों में जल्दी से ये बता दूं कि ये कहाँ से आ गया, ठीक है ना। क्योंकि कुछ लोग ये कह सकते हैं सर ये आपने कैसे डायरेक्ट लिख दी। वैसे बच्चों आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, लेकिन मैं बता देता हूँ, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें। जैसे बच्चों आप जानते हैं जो क्रिस्टल्स होते हैं उनमें परमाणु ऐसे नहीं कि मन में आया वहाँ हों। क्रिस्टल में एक निश्चित व्यवस्था होती है, एक निश्चित क्रम होता है, एक निश्चित विन्यास में होते हैं परमाणु। तो देखें जैसे मैंने ये लिया, जैसे एक परमाणु यहाँ है, एक यहाँ है, तो एक सिमेट्री होती है इनमें, ठीक है ना बच्चों। तो ये कहलाते हैं परमाणविक तल, एटॉमिक लेयर्स कहलाती हैं ये। तो इन्हीं परमाणुओं से टकराकर इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तित हुआ था, ठीक है ना, और वहाँ संपोषी व्यतिकरण हुआ और वहीं 50 वोल्ट पर 54 वोल्ट पर 50 अंश पर हमें 50 अंश के प्रकीर्णन कोण पर संपोषी व्यतिकरण के कारण वहाँ पर हमें क्या मिल गया था, मैक्सिमम इंटेंसिटी, तीव्रता ज़्यादा मिली थी। तो ब्रैग्स इक्वेशन समझने की कोशिश करें बच्चों। जैसे एक कोई किरण इस पर टकराई, कोई रे आती है और ये प्रकीर्णित हो गई बच्चों। क्लियर, बात समझ में आई। तो ये एंगल थीटा होता है, ये और ये बराबर होंगे, ठीक है। ये इधर का भी थीटा होता है, ठीक है। और ये प्रकीर्णन कोण फाई, यही तो किया था अभी, यही तो बात की थी। तो अब देखें, जैसे एक किरण पुंज इससे प्रकीर्णित हुआ, एक इससे हुआ, समांतर लाएंगे बच्चों। जैसे ये, तो देखें एक इससे हुआ, एक इससे हुआ। ये दोनों किरणें जब आगे जाएंगी तो इनमें पथांतर होगा। तो कुछ बिंदुओं पर तो पथांतर ऐसा होगा कि वो विनाशी व्यतिकरण कर रहा होगा, और कुछ बिंदुओं पर पथांतर ऐसा होगा जिसके कारण संपोषी व्यतिकरण हो रहा होगा। ये बात हमने बताई थी। तो देखें कितना अंतर आएगा इसमें, ये देखिए। तो देखें यहाँ से लंब गिरा दें, एक लंब यहाँ से गिरा दें, एक लंब यहाँ से गिरा दें, तो इतना रास्ता एक्स्ट्रा हो गया। जैसे इसको x मान लूँ, इसको y और इसको z, x y z, इस नीचे वाली किरण ने इतनी दूरी ज़्यादा तय की है इसकी तुलना में। बात समझ रहे हैं, लंब गिराए हैं ये। तो ये दूरी अगर निकाल लें हम, बात समझना, देखो इसने इतनी चली और इसने यहाँ तक इसी के बराबर चली और यहाँ से इसके बराबर चली, इतनी एक्स्ट्रा है, यही पथांतर है, पाथ डिफरेंस। पथांतर यही है बच्चों, पथांतर कितना है, एक्स वाई प्लस वाई जेड, इतना। और एक्स वाई कैसे निकालोगे, इन दोनों के बीच की दूरी ये जो होती है डी होती है, एटॉमिक लेयर्स के बीच की दूरी, ये बताया था। तो देखें ये कोण थीटा है, तो इस पर लंब ये और इस पर लंब ये भी थीटा हो गया। तो यहाँ से साइन थीटा निकालोगे तो कितना मिलेगा, साइन थीटा बराबर, देखो ये कोण 90 का है, ये कोण 90 का है, ये भी थीटा, ये भी थीटा, साइन थीटा। ये थीटा कैसे हो गए, जैसे देखो इस रेखा पर ये लंब गिराया है हमने, ये समांतर हैं और ये इस पर लंब है, तो ये थीटा
तो इस ट्रायंगल से देखें, इस वाले से साइन थीटा बराबर लंब, यानी ये लंब कितना है d बटे कर्ण कितना हुआ, ओ सॉरी लंब इस कोण के लिए ये हुआ एक्स वाई, गलत लिख गए। तो को बड़ा सा बना दें, ऐसे ही तो है चित्र, ये समकोण त्रिभुज ऐसे है, ये नभ्यंश है, ऐसे ही तो है, और ये है d, और ये है एक्स वाई, और ये है थीटा। तो यहाँ से साइन थीटा बराबर लंब यानी एक्स वाई और कर्ण नभ्यंश के सामने की भुजा वो है d। तो एक्स वाई कितना आ गया बच्चों, d साइन थीटा। ठीक इसी तरीके से बाई जेड भी आ जाएगा d साइन थीटा, ये d है, यही तो निकालना है। बाई जेड भी ठीक इसी प्रकार से आ गया d साइन थीटा, समझ रहे हैं। तो पथांतर कितना हो गया, यहाँ वैल्यू रखोगे d साइन थीटा प्लस d साइन थीटा 2d साइन थीटा। और समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होना चाहिए बच्चों, क्योंकि हम मैक्सिमम इंटेंसिटी तो देख रहे थे, सबसे ज़्यादा तीव्रता 50 अंश पर आई थी, तो सबसे समपोषी व्यतिकरण की तो शर्त देखेंगे। तो समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर, चौक ले लूँगे, एक सेकंड, क्या शर्त बताई है, याद करिए, पीछे व्यतिकरण में चले जाइए, एन लैम्बडा, एन लैम्बडा यानी 2d साइन थीटा बराबर कितना हो गया, एन लैम्बडा। आ गई बच्चों इक्वेशन, ब्रैग्स इक्वेशन, शॉर्ट में बताई है बच्चों, ब्रैग्स इक्वेशन। तो अब आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा बच्चों। अब उम्मीद है कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत भली भांति समझ में आया होगा, बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था बच्चों। लेकिन बच्चे बहुत दुखी रहते थे, इससे परेशान हो जाते थे कि सर समझ में नहीं आता। लेकिन आज मुझे उम्मीद है कि मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ में आ जाए। तो बच्चों वीडियो तो लेंदी हो ही चुका है, तो ये चैप्टर बच्चों समाप्त हुआ। अब इस सेकंड पार्ट के यानी जो डुअल नेचर ऑफ मैटर था उसके न्यूमेरिकल अब करेंगे। पीछे हमने डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के न्यूमेरिकल कर लिए। तो कल एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक और कॉपी पेन लेकर के आइएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।